आज का टॉपिक अगर आप देखें तो नेक्स्ट टॉपिक जीन रेगुलेशन में आप बता रहे हैं लेग ऑपेरॉन। जीन रेगुलेशन आपने स्टार्ट किया। जीन रेगुलेशन में हमने देखा कि कैसे आपने जीन को कंट्रोल करना है और उस कंट्रोल की बेसिस पे आपने दो टर्म यूज में लिए, जीन ऑन और जीन ऑफ। कि अगर जीन आरएनए या प्रोटीन बना रहा है तो आपने कहा ऑन, आरएनए या प्रोटीन नहीं बना रहे तो आपने कहा ऑफ। फिर वहीं आपने कहा ऑपेरॉन, जो जीन का एक समूह है जो या तो जीन को ऑन कर रहा है या ऑफ। ये सारे जीन मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में एक कार्य कर रहे हैं। कई तरह के ऑपेरॉन के एग्जाम्पल आपने बताए। अब यहीं पर आपको लेना है लेग ऑपेरॉन, लैक्टोज ऑपेरॉन। लेग ऑपेरॉन आप यहां पर डिस्कस करेंगे। ऑपेरॉन में सबसे पहला ऑपेरॉन जो आपको डिस्कस करना है, देखिए इस ऑपेरॉन में उन जीन्स का नियमन होगा जो लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म में सम्मिलित है, इसलिए इसे आपने क्या रखा है, लेग ऑपेरॉन। ऑपेरॉन आपने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कि किसी भी ऑपेरॉन में एक रेगुलेटर होगा, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन्स हमने देखे। और यहीं पर ऑपेरॉन में पहला ऑपेरॉन आप ले रहे हैं लेग ऑपेरॉन। और लेग ऑपेरॉन आपने किसे कहना है, डेफिनेशन अभी आपने यहां पर डिस्कस किया, यानी कि यहां लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म करने वाले जीन प्रेजेंट है, इसे आप कह रहे हैं लेग ऑपेरॉन। और जो लैक्टोज है वो एक्चुअल में कौन है, एक डाइसैकेराइड, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट है। और कौन सा, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड यानी दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी हुई एक स्ट्रक्चर जिसे आप कह रहे हैं लैक्टोज। और दो मोनोसैकेराइड कौन कौन से, एक आप कहेंगे ग्लूकोज, एक आपने कहना है गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इनके अटैचमेंट से आपको मिल रहा है लैक्टोज। और ये दोनों मोनोसैकेराइड ग्लूकोज गैलेक्टोज किसके द्वारा अटैच है, तो वो आप बताएंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे आप कहते हैं अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच है, आपने कहा न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच, वैसे यहां दोनों मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और गैलेक्टोज कौन से बॉन्ड से अटैच है, तो आपको याद रखना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप बताएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को, दोनों डाइसैकेराइड को आपने कहा है लैक्टोज, या इसे कई बार कहा जाता है बीटा गैलेक्टोसाइड भी आप बता सकते हैं। अब इस लैक्टोज को आपने ब्रेक करना है। अगर इसे आपने ब्रेक करना है तो कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी आपको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये लेग ऑपेरॉन का इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ लें ताकि आगे लेग ऑपेरॉन क्लियर करने में आपको दिक्कत ना हो। तो यहां लैक्टोज को कैटाबॉलिज्म करना है, इसलिए इसे हमने कहा लेग ऑपेरॉन। लैक्टोज कौन है, डाइसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और इस डाइसैकेराइड को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम आपको चाहिए, कौन सा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। और ये एंजाइम इस डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड यानी दोनों यूनिट्स में डिफरेंशिएट करता है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल, यहां एनर्जी देता हुआ आपको मिलेगा, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उस समय आप यहां पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं ताकि आपको मिले यहां पर ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज एनर्जी देता हुआ आपको यहां मिल रहा है। तो ये प्रोसेस में अगर आप देखें तो एंजाइम बना है, यानी जीन ऑन या ऑफ क्या कहेंगे, यहां जीन ऑन ऑफ, ये इस एंजाइम पे आप बता रहे हैं। जीन ऑन इसका मतलब एंजाइम बनेगा, और एंजाइम बनेगा तो ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेंगे। और यदि जीन ऑफ है तो एंजाइम नहीं बनेंगे, और बिना एंजाइम बने लैक्टोज ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। तो ये एक लेग ऑपेरॉन का इंट्रोडक्शन आपने बताया कि लेग ऑपेरॉन लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। यहां लैक्टोज डाइसैकेराइड, इसे ब्रेक करने के लिए जीन ऑन होगा, ऑन होने के लिए एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करता हुआ आपको मिलना है। यही अगर इसके सारे जीन देखें, लेग ऑपेरॉन के स्ट्रक्चर आप देखें आपके सामने, एक कॉमन ऑपेरॉन हमने डिस्कस किया था पहले भी, ये लेग ऑपेरॉन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। इस पे सारे जीन्स आपको मिलेंगे, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन सब मिल रहे हैं, जो हर ऑपेरॉन का कॉमन है। इस तरह से स्ट्रक्चरल जीन सभी ऑपेरॉन में वैरी करेंगे, लेकिन प्रमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटर आपको मिलना है। अब यहां लेग ऑपेरॉन का अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो सबसे पहले यहां स्मॉल आई, इसे इनहिबिटर जीन कहा गया है, या इसे आप रेगुलेटर जीन भी कह सकते हैं,
इनहिबिटर जीन भी कहा जा सकता है। ये जीन आरएनए बना रहा है और आरएनए आगे चल के प्रोटीन बनाएगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। लैक ऑपेरॉन का जीन आप देख रहे हैं, यहां सबसे पहला जीन आप देखिए आई जीन, स्मॉल आई, इनहिबिटर या रेगुलेटर जीन इसे कहा है। ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बना रहा है। ट्रांसक्रिप्शन करना है तो प्रमोटर चाहिए, ये इस जीन का प्रमोटर है। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए, अब ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेशन से बनेगा प्रोटीन। इस प्रोटीन को आपने कहा है रिप्रेसर प्रोटीन। और यहां ध्यान रखेंगे, ये जो आई जीन है, रेगुलेटर जीन, इनहिबिटर जीन, ये यहां पर कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन आपने उसे कहा था जो हमेशा ऑन रहे। तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, ये हमेशा आरएनए और प्रोटीन बनाएगा यहां पर। और रिप्रेसर प्रोटीन ही आगे चलकर किससे बाइंड हो जाता है? ऑपरेटर से। ये प्रमोटर, इसके आगे ऑपरेटर। तो रेगुलेटर आई ने बनाया एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, और ये प्रोटीन जुड़ता है ऑपरेटर से। नेक्स्ट अगर आप आए पी, पी कौन? प्रमोटर, प्रमोटर साइट या प्रमोटर जीन। और प्रमोटर को आप रिकॉल करें तो इसे हमने ट्रांसक्रिप्शन में डिस्कस किया था। प्रमोटर जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है और वहां से फिर आप आगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये वही प्रमोटर है जिसपे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंडिंग साइट, जो आप बता रहे हैं जुड़ने का स्थल, बाइंडिंग साइट कौन देगा? प्रमोटर। तो दो चीजें आए मेन, एक तो इनहिबिटर जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, और दूसरा प्रमोटर जहां आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है। फिर ऑपरेटर, इसके बारे में हमने पहले ही बताया कि जो रेगुलेटर या रिप्रेसर प्रोटीन है, ये प्रोटीन आके जुड़ेगा कहां? ऑपरेटर पे। मीन्स की ऑपरेटर रिप्रेसर प्रोटीन के लिए बाइंडिंग साइट यहां पर प्रोवाइड कर रहा है। तो पूरे ऑपेरॉन के हर जीन की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि लैक ऑपेरॉन में सबसे पहले आई जीन आप देख रहे हैं, आई जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। फिर आपने देखा प्रमोटर जीन या पी साइट, प्रमोटर साइट, यहां आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ेंगे। फिर आपने कहा ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर पे कौन जुड़ेगा? रिप्रेसर प्रोटीन आकर जुड़ता हुआ आपको मिलना है। अब यही ऑपरेटर जो पॉइंट आपने कहा ये आगे जुड़ेगा, इसके आगे हम बढ़े तो जेड, वाई, ए, ये तीनों यहां पर कौन? ये तीन स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन आपको मिलने। रिकॉल करिए स्ट्रक्चरल जीन, ये नाम भी ट्रांसक्रिप्शन में आया था कि प्रमोटर से टर्मिनेटर तक का एरिया जहां से आरएनए बने, डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बना रहा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, उसे हमने कहा था स्ट्रक्चरल जीन। तो ये स्ट्रक्चरल जीन है जेड, वाई, ए, यानी ये तीनों आरएनए बनाएंगे और आरएनए आगे चलकर प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण करता है। तो लैक ऑपेरॉन में तीन स्ट्रक्चरल जीन होंगे, जेड, वाई, ए, तीनों आरएनए बना रहे हैं और ये आरएनए आगे ट्रांसलेट होकर प्रोटीन एंजाइम बनाएगा। कौन कौन से अगर हम देखें, सबसे पहले आप आइए जेड जीन। जेड कौन सा एंजाइम बना रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, अभी नाम आया भी था। इस एंजाइम का फंक्शन रिकॉल करिए, क्या फंक्शन था? ये लैक्टोज को ब्रेक कर रहा था मोनोसेक्राइड में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम कौन से जीन से बना? जेड। जेड जीन, स्ट्रक्चरल जीन जो जेड जीन है वो बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। फिर आप आइए वाई, वाई क्या बना रहा है? परमिएज एंजाइम। फिर ए, ये बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। तो तीन स्ट्रक्चरल जीन है, जेड, वाई, ए, तीनों का अपना अपना एंजाइम आप देखिए, याद रखना आपको। जेड बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, वाई परमिएज एंजाइम, ए ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। तीनों के फंक्शन पहला तो आपने डिटेल में देखा भी था, वही लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करने का काम करता है कौन? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। परमिएज की बात करें तो लैक्टोज को कोशिका के अंदर प्रवेश करवाता है कौन? परमिएज एंजाइम। कि आप संवर्धन माध्यम में बैक्टीरियल सेल को ग्रो करा रहे हैं, तो संवर्धन माध्यम में जो लैक्टोज है उसको एंट्री करवाएगा सेल के अंदर, उसकी परमिशन देता है कौन? परमिएज एंजाइम। ट्रांस एसिटाइलेज,
ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप, नाम में आंसर है, ट्रांस एसिटाइलेज, ये एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है किस पर, गैलेक्टोसाइडेज। जो गैलेक्टोसाइडेज है इस एंजाइम पर ट्रांसफर किया जाता है एसिटाइल ग्रुप को, किसके द्वारा, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम के द्वारा। और इस एंजाइम को बनाएगा कौन, ए। तो ये जेड वाई ए याद रखिए, जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई परमीज, ए ट्रांस एसिटाइलेज आपने कहना है। तो एक कंप्लीट लेक ऑपेरॉन का पिक्चर आपके सामने, पूरे को रिकॉल करें। लेक ऑपेरॉन, यहां पर रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन जो तीन है, जेड वाई ए। सबसे पहला रेगुलेटर या स्मॉल आई इनहिबिटर भी आप कह सकते हैं। रेगुलेटर आरएनए बनाएगा, आरएनए आगे चलकर रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है। फिर प्रमोटर, ये आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट है, पॉलीमरेज आकर प्रमोटर पे ही जुड़ता है, तभी आप ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर पाते हैं। आगे ऑपरेटर, ऑपरेटर किसको बाइंडिंग साइट दे रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन। जो रेगुलेटर जीन से बनेगा प्रोटीन वो आके जुड़ता है ऑपरेटर पर। और तीन स्ट्रक्चरल जीन आपको मिलेंगे, जेड वाई ए, यहां पर आपको मिलने लेक ऑपेरॉन के केस में। अब यहां जो एमआरएनए अगर आप देखें तो ये एमआरएनए, इसे हम पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए कह सकते हैं। रिकॉल करिए ट्रांसलेशन के समय दो टर्म आए थे, मोनोसिस्टोन, पॉलीसिस्टोन। एक एमआरएनए एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया तो उसे हमने कहा था मोनोसिस्टोन, यूकैरियोट्स में मिलते हैं। अगर एक एमआरएनए एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन बना रहा है तो उसे आप कहते हैं पॉलीसिस्टोन, जो आपको मिलते हैं प्रोकैरियोट में। तो उसका एग्जांपल यही है, ये देखिए एक ही एमआरएनए, लेकिन एक एमआरएनए से तीन अलग अलग प्रकार के पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन बने, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, यहां पर पॉलीसिस्टोन का एग्जांपल आप यहां पर इसे बता रहे हैं। अब यही कंटिन्यू करें लेक ऑपेरॉन। लेक ऑपेरॉन का मैकेनिज्म अगर आप देखें यहां पर, तो लेक ऑपेरॉन के मैकेनिज्म को आपने समझने के लिए दो कंडीशन लेनी है। पहली बोर्ड पे दे रखी है कि क्या है, लैक्टोज अनुपस्थित हो, यानी एक्चुअल में लेक ऑपेरॉन, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो लेक ऑपेरॉन जीन रेगुलेशन को किसने स्टडी किया, हमने पुराने स्लाइड्स में बताया था, जैकब एंड मोनार्ड ने। किस पर, ई कोलाई पर। तो जैकब एंड मोनार्ड ने लेबोरेटरी में ई कोलाई पे अपना प्रयोग किया, तो उन्होंने ई कोलाई को कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। अब कल्चर मीडियम में दो कंडीशन लेनी है, एक संवर्धन माध्यम ऐसा था जहां लैक्टोज प्रेजेंट है और एक माध्यम ऐसा जहां लैक्टोज एब्सेंट। और दोनों में उन्होंने स्टडी किया कि कहां पर जीन ऑन और कहां पर जीन ऑफ। तो उन दोनों कंडीशन में से एक आप ले रहे हैं, कौन सी, जब लैक्टोज अनुपस्थित है, यानी संवर्धन माध्यम में लैक्टोज नहीं है। अब वो ई कोलाई को ग्रो करा रहे हैं और चेक करेंगे कि यहां जीन ऑन या जीन ऑफ। फिर दूसरा आपको लेना है लैक्टोज की उपस्थिति में, सेम प्रोसेस, चेक करोगे कि जीन ऑन है या जीन ऑफ। तो ध्यान से समझेंगे दोनों मैकेनिज्म कंपेयर करते हुए। सबसे पहले पहला लीजिए, जब कल्चर मीडियम में लैक्टोज नहीं है और ई कोलाई सेल्स ग्रो कर रही है तो आपको चेक करना है जीन ऑन है या ऑफ, और यदि ऑन ऑफ जो भी है तो कैसे है, क्या उसका प्रोसेस है। काफी सिंपल, समझिए, लैक्टोज अनुपस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है माइंड में कि लैक्टोज यहां नहीं है संवर्धन माध्यम में, तब हमें जीन ऑन या ऑफ मिलता है, ऑफ मिलेगा बट कैसे वो समझे। ये कंप्लीट ऑपेरॉन, वही प्रमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर, जेड वाई ए आपको मिल रहे हैं। अब इनहिबिटर वही फंक्शन, ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा, आरएनए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है हमेशा ऑन रहेगा। आरएनए, आरएनए से क्या बना, प्रोटीन, और इस प्रोटीन को हमने कहा एक्टिव, सक्रिय दमनकारी प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन है, एक्टिव है। और एक्टिव है तो ये कहां आके जुड़ जाएगा, ऑपरेटर पे। कुछ समय पहले आपने कहा भी कि यहां जो प्रोटीन बनेगा वो ऑपरेटर पे आके जुड़ना है। तो रेगुलेटर प्रोटीन कहां बाइंड हुआ, ऑपरेटर पर। ये देखिए, ये यहां आकर ग्रीन कलर से देख रहे हैं आप, ये बाइंड कर गया ऑपरेटर पे। अब आरएनए पॉलीमरेज चाहिए आपको, क्योंकि जेड वाई ए को अगर ट्रांसक्रिप्शन करना है तो कौन सा एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज, जो जुड़ता है प्रमोटर साइट पे। पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट कौन सी है, प्रमोटर। बट
यहां आप देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज अटैच नहीं हो पाया प्रमोटर से। रेगुलेटर ने बनाया प्रोटीन, प्रोटीन आ गया ऑपरेटर पे, और इसका इफेक्ट आप क्या देख रहे हैं, अब आरएनए पॉलीमरेज अपने साइट प्रमोटर साइट पे नहीं जुड़ पाया। और बिना आरएनए पॉलीमरेज के क्या ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल है? नो। तो यहां आप देखेंगे ZYA, इन तीनों में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं और कोई ट्रांसलेशन नहीं। जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं, आरएनए नहीं, तो बिना आरएनए के ट्रांसलेशन भी संभव नहीं है। तो यहां जीन कैसा हो गया? ऑफ। यही हमने कहा, देखिए जीन ऑफ। ये आपने क्या रखा है कि जब कल्चर मीडियम में लैक्टोज नहीं है, जब लैक्टोज नहीं होगा तो जीन ऑफ रहेगा लैक ऑपेरॉन का। क्यों ऑफ है? आपके सामने मैकेनिज्म है, काफी सिंपल। ये इसलिए ऑफ क्योंकि रेगुलेटर जो प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन, ये बाइंड हो चुका है ऑपरेटर पे, और इसका इफेक्ट आप देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर साइट पे बाइंड नहीं हो पाया, और बिना आरएनए पॉलीमरेज के ट्रांसक्रिप्शन संभव नहीं है, और बिना ट्रांसक्रिप्शन के ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन नहीं बन पाएगा। मींस कि जीन न तो आरएनए बना रहा है न ही प्रोटीन, और जब आरएनए या प्रोटीन नहीं बन रहा मींस कि जीन ऑफ मोड में। अगर प्रोटीन बनता, आरएनए बनते तो आप कहते जीन ऑन, लेकिन यहां कुछ भी नहीं बन रहा है, न आरएनए न प्रोटीन, इसलिए आपने कहा जीन ऑफ। तो याद रखेंगे जीन कब ऑफ? जब कल्चर मीडियम में लैक्टोज अनुपस्थित है, तो आपको मिलना है यहां पर जीन ऑफ मोड में। इसी तरह से अब आप लीजिए सेकेंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? जब लैक्टोज उपस्थित हो, जीन ऑन दिखेगा, कैसे समझेंगे? अभी यहां देखिए, मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है। पहला केस लैक्टोज नहीं था। दूसरा केस जहां टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, अब ई कोलाई सेल्स ग्रो कर रहे हैं, तो यहां जीन आपको ऑन मिलते हैं, यानी आरएनए और प्रोटीन बन रहा है। क्यों ऑन है वो अब आप इस डायग्राम में देखिए। कंप्लीट ऑपेरॉन वही है, इनहिबिटर वही बनाएगा आरएनए, आरएनए ने क्या बनाया? वही एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि यहां माध्यम में कौन है? लैक्टोज मीडियम में है, तो ये लैक्टोज इस एक्टिव प्रोटीन से आके जुड़ जाएगा। यहां पर लैक्टोज इस एक्टिव से जुड़ा और इसको इनएक्टिव कर देगा। ये देखिए रेड कलर का लैक्टोज आके बाइंड हुआ, लैक्टोज के बाइंड होते ही ये एक्टिव इनएक्टिव हो चुका है, यानी रेगुलेटर से जो सक्रिय प्रोटीन बना था ये निष्क्रिय हो चुका है। किसके कारण? लैक्टोज के जुड़ने के कारण ये इनएक्टिव हो गया। अब ये इनएक्टिव है तो क्या ये ऑपरेटर पे बाइंड हो पाएंगे? नो, क्योंकि इनएक्टिव है। अब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता, और ये बाइंड नहीं हुआ तो यहां प्रमोटर साइट पर आसानी से कौन बाइंड हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये देखिए पॉलीमरेज आसानी से प्रमोटर साइट पे बाइंड हो गया, और जब पॉलीमरेज आया है प्रमोटर पे तो क्या स्टार्ट करेगा? ट्रांसक्रिप्शन ZYA। यहां ये आसानी से इनको ट्रांसक्राइब कर देगा, और ट्रांसक्रिप्शन होते ही क्या बन गया? mRNA, और यही mRNA आगे ट्रांसलेशन करेंगे, और ट्रांसलेशन से आपको मिलेगा एंजाइम। तीनों के एंजाइम मिलेंगे ZY तीनों से, कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। मींस कि यहां अगर आप देखें तो जीन ऑन मोड में, इधर अगर आप देखेंगे तो जीन ऑन है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं प्रोटीन बनता हुआ आपको दिख रहा है, तो यहां जीन ऑन। तो पहले वाले केस में जीन ऑफ था, कब? जब लैक्टोज नहीं थे। जैसे ही लैक्टोज आया, आप देखिए लैक्टोज के आते ही जीन ऑन। क्यों? क्योंकि लैक्टोज इससे जुड़ा एक्टिव प्रोटीन से, इसने इस एक्टिव को इनएक्टिव कर दिया, और इसके इनएक्टिव होने के कारण ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पाए, और प्रमोटर पे आसानी से पॉलीमरेज बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट होते ही आरएनए और प्रोटीन बनते हैं, और यहां जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगा, और इसका फंक्शन यही था लैक्टोज को ब्रेक करना। किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करने का ये काम कर रहा है। तो यहां जीन कैसा? ऑन। ये आप देख सकते हैं जीन आपको कैसा मिल रहा है? ऑन। तो दोनों को कंपेयर ध्यान से करें। जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो जीन ऑन, जब लैक्टोज एब्सेंट है तो आपको मिला था जीन ऑफ। जब लैक्टोज एब्सेंट था
तो रेगुलेटर प्रोटीन एक्टिव ऑपरेटर पे डायरेक्ट बाइंड हो गया, लेकिन लैक्टोज होने के कारण लैक्टोज इस प्रोटीन से बाइंड होकर इसको इनएक्टिव कर देता है, और इसलिए आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हुए आपको मिल रहे हैं। तो एक केस में जीन ऑन और एक केस में जीन ऑफ। यहां लैक्टोज की उपस्थिति के कारण जीन ऑन हुआ, और इसलिए लैक्टोज को क्या कहा जाता है, यहां इंड्यूसर, इंड्यूस कर रहा है, ऑन कर रहा है, इसलिए लैक्टोज को हम कई बार क्या कहते हैं, इसे आप इंड्यूसर भी बता सकते हैं लैक्टोज को। अब इसी के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स अगर हम देखें, वही पॉइंट्स है जो सारे हमने अभी तक डिस्कस किए। एक बार चेक करें, लैक ऑपेरॉन में लैक लैक्टोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जीन स्मॉल आई इनहिबिटर या रेगुलेटर, पहले ही मैंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, यानी कि परमानेंट ऑन मोड में आपको मिलेंगे आई जीन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। जेड वाई ए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, हमने देखा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, ऑन ऑफ दोनों मोड में आपको मिलेंगे। लैक्टोज की उपस्थिति में ऑन था, आरएनए प्रोटीन बन रहे थे, लैक्टोज नहीं थे तो ये जीन ऑफ थे, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, बट आई परमानेंट ऑन था। ये कैटाबॉलिक पाथवे, पहले ही हमने कहा कैटाबॉलिक क्यों, क्योंकि लैक्टोज का ब्रेक डाउन हुआ, इसलिए यहां पे इसे कैटाबॉलिक प्रोसेस आप कहेंगे। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, अभी लास्ट पॉइंट में मैंने कहा भी था कि यहां लैक्टोज को हम इंड्यूसर कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसने जीन को ऑन किया, तो ऑफ से ऑन हुआ यहां पर, इसलिए इस ऑपेरॉन को हम क्या कहते हैं, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। ऑफ था, ऑन किया, अगर ऑन से ऑफ होता तो रिप्रेसिबल, बट यहां हमने इसको ऑन किया है, इंड्यूस किया है, ये ऑफ था, लैक्टोज आने पर ऑन हुआ, सो ऑफ टू ऑन इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। इंड्यूसर पहले ही मैंने कहा लैक्टोज को कहा गया इंड्यूसर। अब यहां अगर आपसे कहा जाए रियल इंड्यूसर, तो रियल इंड्यूसर किसे कहेंगे, एलो लैक्टोज, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कहा जाए इंड्यूसर, तो इंड्यूसर तो आपने कहना है किसे, लैक्टोज इंड्यूसर का काम कर रहा है। रियल इंड्यूसर कहा जाए तो वो आपने कहना है एलो लैक्टोज। तो ये बेसिक पॉइंट्स लैक ऑपेरॉन के आपको ध्यान रखने, क्या क्या, लैक ऑपेरॉन में लैक किसको बता रहा है, लैक्टोज को। आई जीन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, हमेशा ऑन रहेगा, जबकि जेड वाई है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, ऑन ऑफ मिलते हैं। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन होता हुआ हमने देखा है। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन कहेंगे लैक ऑपेरॉन को, क्योंकि यहां जीन ऑफ था, हमने ऑफ से ऑन किया। इंड्यूसर कौन, लैक्टोज, और रियल इंड्यूसर आपने किसे बताना है, एलो लैक्टोज को। अब यहीं पर आप एक पॉइंट देखें, ये एनसीईआरटी का एक पॉइंट आपको मिल रहा है, कोशिका में लैक ऑपेरॉन सेल के अंदर अत्यंत निम्न स्तर की अभिव्यक्ति, वेरी लो एक्सप्रेशन हर समय बना रहता है, अन्यथा लैक्टोज कोशिका में प्रवेश नहीं कर पाएगा। डायग्राम से समझाया जाएगा, इस पॉइंट को ध्यान से समझे। देखिए क्या कहा एनसीईआरटी ने, सेल में जो लैक ऑपेरॉन है ये हमेशा चाहे मिनिमम लेवल पे ही ऑन रहे, लेकिन हमेशा इसका एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, और उसी एक्सप्रेशन के कारण लैक्टोज सेल में एंटर कर पाता है। कैसे, इस डायग्राम से समझिए आप। देखिए सेल आपको दे रखा है, अगर हम मान लेते हैं ये इकोलाई सेल बाहर संवर्धन माध्यम है, अगर ये 100% ऑफ है, ऑफ यानी कोई प्रोटीन नहीं बन पा रहा, और अगर कोई प्रोटीन नहीं बन रहा तो बिना बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परिमेज, ट्रांसएसिटाइलेज कोई एंजाइम नहीं बन रहा है, और बिना एंजाइम के बने लैक्टोज अंदर कैसे आएगा सेल में, और अगर लैक्टोज नहीं आएगा तो बिना लैक्टोज के कैसे ये जीन ऑन हो पाएंगे। जैसे आपने कहा ये लैक्टोज यहां उपस्थित है, अब लैक्टोज को अगर अंदर आना है, लैक्टोज की आपको एंट्री करवानी है, तो एंट्री कौन करवाता है, आप सभी जानते हैं, परमेज एंजाइम, परमेज एंट्री कराएगा, और परमेज बनेगा किससे, वाई जीन से। वाई जीन बनाता है परमेज, और परमेज लैक्टोज को परमिट करता है। लेकिन आपने कहा अगर यह 100% ऑफ होगा तो कोई परमेज नहीं बन पाएंगे, या आप देखेंगे यहां ये कोई परमेज नहीं बन पाया, कोई परमेज नहीं है, और बिना परमेज के लैक्टोज कैसे एंटर कर पाए। तो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी ने साफ कहा कि लैक ऑपेरॉन की अत्यंत निम्न स्तर की अभिव्यक्ति हमेशा सेल में बनी रहती है,
हमेशा ये 100% ऑफ नहीं होगा, 100% ऑफ नहीं रहता है, कुछ ना कुछ अमाउंट में ये आपको ऑन मिलेगा, वेरी लो लेवल ऑन, मिनिमम, चाहे मिनिमम एक्सप्रेशन हो, हमेशा कुछ अमाउंट में ऑन रहेगा ताकि परमेज एंजाइम बने। यानी जीन ऑन है, काफी स्लो प्रोसेस में, और यही परमेज क्या करेगा, लैक्टोज को एंट्री दिलवाएगा, और लैक्टोज एंटर होते ही वही प्रोसेस आप देखेंगे, लैक्टोज आया, यहां से वही प्रोसेस और जीन ऑन होता हुआ आपको मिल रहा है। तो पॉइंट ये कि यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि लैक्टोज फर्स्ट टाइम एंटर कैसे हुआ, यानी कि लैक ऑपेरॉन कभी भी 100% ऑफ नहीं होंगे, कुछ अमाउंट में हमेशा ये आपको ऑन मोड में ही मिलना है। तो ये एनसीईआरटी का एक पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे। एक और पॉइंट फिर आप देखें यहां, लैक ऑपेरॉन, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रेगुलेशन मिलेंगे। ये भी एनसीईआरटी ने साफ दे रखा है कि लैक ऑपेरॉन में पॉजिटिव रेगुलेशन भी है, नेगेटिव रेगुलेशन भी है, दोनों आपको मिलते हैं। लेकिन हमारे अगर क्लास को हम डिस्कस करें या सिलेबस को डिस्कस करें तो हमने यहां पे कौन सा डिस्कस किया, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो आंसर आप ही को देना है अभी समझते हुए। पहले तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मीनिंग समझिए। लैक ऑपेरॉन नेगेटिव रेगुलेशन भी शो करता है और पॉजिटिव भी। नेगेटिव कब कहेंगे, जब कोई रेगुलेटर प्रोटीन डीएनए से जुड़कर अनुलेखन को बंद कर देता है। रेगुलेटर प्रोटीन कौन, जो इनहिबिटर जीन, आई जीन से जो प्रोटीन बना, वो प्रोटीन या एंजाइम जीन को ऑफ करे डीएनए से जुड़ के, और डीएनए पे कहां जुड़ता है, ऑपरेटर पे, आप जानते हैं। तो अगर इनहिबिटर जीन से बना हुआ कोई प्रोटीन ऑपरेटर पे जुड़कर जीन को ऑफ करता है तो उसे आप क्या कहेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन। जो हमने देखा था, रिप्रेसर प्रोटीन बना और ये रिप्रेसर ऑपरेटर पे जुड़ के जीन को क्या कर दिया था, ऑफ। इसी तरह से पॉजिटिव की बात करें तो यहां भी लगभग वैसा ही है कि रेगुलेटर से जो प्रोटीन बनेगा ये ऑपरेटर से जुड़कर जीन को ऑन कर रहा है। यहां ऑफ था, यहां ऑन। डेफिनेशन देखिए, जब कोई नियामक अणु डीएनए से जुड़कर अनुलेखन आरंभ, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेगुलेशन। एग्जांपल कैप प्रोटीन, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। तो आप देखिए दोनों आपके सामने, अगर डायग्राम रिकॉल करें आप तो इस तरह से था, ये आई जीन, फिर प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड वाई ए, ये हमने कहा था। अब ये कह रहा है कि यहां से जो प्रोटीन बना, ये प्रोटीन ऑपरेटर पे जुड़े और जुड़कर उसने जीन को क्या कर दिया, ऑफ। तो उसे हमने कहना है नेगेटिव रेगुलेशन। और हमने यही पढ़ा था कि यहां से बना था रिप्रेसर प्रोटीन, दमनकारी प्रोटीन, और ये रिप्रेसर ऑपरेटर पे जीन को क्या कर देता है, ऑफ कर देता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन। क्या हमने किसी कैप प्रोटीन के बारे में पढ़ा अभी, नो। यानी कि लैक ऑपेरॉन में रेगुलेशन तो दोनों तरह के, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बट आपकी एनसीईआरटी या सिलेबस में हम देखें तो हमने कौन सा डिस्कस किया, नेगेटिव रेगुलेशन। डिफरेंस दोनों का आपको मालूम होना चाहिए कि रेगुलेटर प्रोटीन ऑपरेटर पे जुड़ के जीन को ऑफ कर रहा है तो नेगेटिव, और यदि रेगुलेटर प्रोटीन ऑपरेटर पे जुड़कर जीन को ऑन करे तो उसे आप कहते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। हमने डिस्कस किया था नेगेटिव, इस तरह से ही था, इनहिबिटर आरएनए प्रोटीन बना और ये प्रोटीन कहां आके जुड़ता है, ऑपरेटर पे, और इसके ऑपरेटर पे जुड़ने के कारण आपने क्या देखा, कोई ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है, जीन ऑफ। तो दोनों रेगुलेशन आए, नेगेटिव पॉजिटिव। हमने किसे डिस्कस किया, नेगेटिव को। अगर ये यहां जुड़ के जीन को ऑन करे तो उसे आप कहते हैं पॉजिटिव, और उसके लिए एग्जांपल है कैप प्रोटीन। तो हमने किसी कैप को डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। एनसीईआरटी में केवल आपको यही दे रखा है, नेगेटिव रेगुलेशन लैक ऑपेरॉन का, जो किसके द्वारा हो रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन के द्वारा, यानी दमनकारी प्रोटीन के द्वारा आप यहां पर देख रहे हैं नेगेटिव रेगुलेशन। अब यहीं पर एक टेबुलर फॉर्म में आप ध्यान रखें, टेबल क्या दे रखी है उसकी कंडीशन पहले क्लियर कर लें कि आप देखिए, आपको याद रखना है लैक्टोज की उपस्थिति में जीन ऑन था और लैक्टोज नहीं होने पर जीन ऑफ थे। लैक्टोज आने पर जीन ऑन हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बने।
ये एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को सेपरेट करता है, यानी ब्रेक डाउन किया, और ग्लूकोज बनते ही उस ग्लूकोज को सेल एनर्जी के फॉर्म में यूज में लेती है। यानी कि अगर सेल में ग्लूकोज नहीं है तो उसे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। तो ये कंडीशन देखते हुए आपको ये टेबल समझनी है। किस तरह से देखिए, अगर सेल में ग्लूकोज हाई अमाउंट में और लैक्टोज भी हाई अमाउंट में तो जीन ऑफ है। देखिए, लैक्टोज की उपस्थिति में भी जीन ऑफ बताया गया है, यानी ऐसा नहीं कि जब भी लैक्टोज होगा जीन ऑन हो जाएगा, नो, ये डिपेंड करता है ग्लूकोज के लेवल पे भी, क्योंकि सेल में ग्लूकोज काफी ज्यादा है। अब बैक्टीरियल सेल को एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, उसके पास ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज नहीं होगा तब वो लैक्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज को बनाएगा। लेकिन अगर सेल के पास पहले से काफी ज्यादा ग्लूकोज है तो लैक्टोज की उपस्थिति अनुपस्थिति का कोई फर्क नहीं, जीन ऑफ रहेगा। क्लियर? अब देखिए, ग्लूकोज यहां पे ज्यादा है, लैक्टोज कम है, फिर भी जीन ऑफ ही मिलना है क्योंकि उसके पास ग्लूकोज ज्यादा है। अब ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया है और लैक्टोज ज्यादा है, तब जीन क्या होगा? ऑन। देखिए, ग्लूकोज का लेवल डाउन हुआ, यानी कि ग्लूकोज कम होते ही अब बैक्टीरिया को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए वो एंजाइम बनाएगा, पहले बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक करेगा, लैक्टोज ब्रेक करते ही उसे ग्लूकोज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही ग्लूकोज उच्च लेवल पे आएगा फिर से जीन क्या हो जाएगा? ऑफ। यानी मेनली हम देखें तो ग्लूकोज के लेवल के कारण जीन ऑन ऑफ होता हुआ आपको यहां पे मिल रहा है। फिर ग्लूकोज डाउन हो गया, लैक्टोज भी नहीं है, तो ऑब्वियसली जीन ऑफ ही मिलना है, क्योंकि ग्लूकोज नहीं है बट लैक्टोज ही नहीं है, तो आप देखेंगे यहां पर जीन आपको ऑफ मिलेगा। तो यहां मेनली ग्लूकोज की कंडीशन आप देखिए, ग्लूकोज कि अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो जीन ऑफ, ग्लूकोज के कम होते ही जीन ऑन होता हुआ आपको मिलना है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका लैक ऑपेरॉन। पूरे को एक बार रिकॉल करें। जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में आपने स्टार्ट किया, उसमें आपने फर्स्ट लिया लैक ऑपेरॉन। जैकब एंड मोनार्ड ने इसे एक्सप्लेन किया ई कोलाई में। लैक ऑपेरॉन में आपने कहा प्रमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर, 3 स्ट्रक्चरल जीन है, जेड, वाई, ए। जेड बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, वाई परमीज और ए ट्रांस एसिटाइलेज। आपने लैक्टोज की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों केस को स्टडी किया, किस तरह से लैक्टोज के प्रेजेंस में जीन ऑन था और किस तरह से लैक्टोज के एब्सेंस में जीन ऑफ थे, दोनों हमने डिस्कस किए। आपने देखा रेगुलेटर बनाता है प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन, और ये ऑपरेटर पे जाकर जुड़ता है, जिसके कारण पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाते प्रमोटर पे और जीन ऑफ। और यही अगर मीडियम में लैक्टोज है तो लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड होकर उसे इनएक्टिव कर देता है ताकि यह ऑपरेटर पे अटैच न हो पाए, और फिर वहां प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होंगे और वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट यानी जीन को ऑन कर देते हैं। और फिर हमने देखा कि लैक ऑपेरॉन दोनों मोड में मिलेंगे, पॉजिटिव रेगुलेशन भी है, नेगेटिव रेगुलेशन भी, कि अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे जुड़कर जीन को ऑफ करता है तो उसे आपने कहा था नेगेटिव रेगुलेशन, जो रिप्रेसर प्रोटीन के कारण हुआ। और इसी तरह से अगर कोई प्रोटीन ऑपरेटर पे जुड़ के जीन को ऑन कर दे तो उसे आप कहते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। एग्जांपल कैप था, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। लैक ऑपेरॉन में आपने देखा लैक्टोज का ब्रेकडाउन होते हुए ग्लूकोज और गैलेक्टोज में 3 स्ट्रक्चरल जीन थे, जेड, वाई, ए के। स्टूडेंट्स, जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन में ऑपेरॉन और ऑपेरॉन में फर्स्ट हमने डिस्कस किया लैक ऑपेरॉन। अब यहीं पर सेकंड आपको दे रखा है ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन, और ये काफी सिंपल छोटा सा ऑपेरॉन आपको यहां पर मिलेगा, क्योंकि लैक ऑपेरॉन अगर आपके क्लियर है अच्छे से तो ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन समझना काफी सिंपल आपको लगेगा यहां। तो ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन, यहां भी दोनों कंडीशन आपको लेनी है लैक ऑपेरॉन की तरह। जैसे वहां आपने कहा लैक्टोज की उपस्थिति और अनुपस्थिति में जीन ऑन ऑफ हमने डिस्कस किया, वैसे ही यहां पर ट्रिप्टोफेन की भी उपस्थिति और अनुपस्थिति में जीन ऑन या ऑफ आपको डिस्कस करना है। तो ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन, यहां अगर ट्रिप्टोफेन देखें तो ऑपेरॉन लगभग वैसा ही मिलेगा, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर। डिफरेंस आपको मिलेगा स्ट्रक्चरल जीन में, कि यहां स्ट्रक्चरल जीन 5 आपको मिल रहे हैं, ई, डी, सी, बी, ए, जबकि रिकॉल करिए लैक ऑपेरॉन में ओनली 3 स्ट्रक्चरल जीन्स थे, जेड, वाई, ए।
तो दोनों का डिफरेंस, एक कंपैरेटिव स्टडी भी आपको साथ के साथ करनी है। तो पहला डिफरेंस तो डायग्राम में आ गया। लैक ऑपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन थे, ZYA, यहां 5 स्ट्रक्चरल जीन है, EDCBA। तो EDCBA, तो अब अगर आप देखें, आप पहली कंडीशन क्या ले रहे हैं, जब कोशिका में ट्रिप्टोफेन की मात्रा कम हो, यहां सेल के बाहर नहीं सेल के अंदर स्टडी की जा रही है कि सेल में अगर ट्रिप्टोफेन का अमाउंट कम है तो जीन ऑन या ऑफ क्या मिलना है, आपको दे रखा है ऑन, बट कैसे, वो प्रोसेस आप यहां देखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें यहां, तो वही रेगुलेटर जीन, स्मॉल आई इनहिबिटर जिसने हमने कहा था, रेगुलेटर जीन का एक ही बात है। तो रेगुलेटर जीन बनाएगा एमआरएनए, एमआरएनए आगे ट्रांसलेशन के द्वारा बना रहा है प्रोटीन, और यहां जो प्रोटीन है ध्यान रखेंगे इनएक्टिव है, इनएक्टिव रिप्रेसर। लैक ऑपेरॉन के रेगुलेटर से जो प्रोटीन बना था वो एक्टिव रिप्रेसर था, सक्रिय था, जबकि यहां जो प्रोटीन बन रहा है वो निष्क्रिय है। इसे हमने एपो रिप्रेसर भी कह सकते हैं या इनएक्टिव रिप्रेसर आप कह सकते हैं। अब ये इनएक्टिव है तो क्या ये ऑपरेटर पे बाइंड होगा? नहीं, आप देखेंगे ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा। तो यहां प्रमोटर साइट पे कौन सा एंजाइम बाइंड हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये पॉलीमरेज इस प्रमोटर पे बाइंड होगा, और इसके बाइंड होने के कारण फिर आप देखेंगे पॉलीमरेज एंजाइम स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब कर देंगे। EDCBA जो जीन है इसे यह आसानी से ट्रांसक्राइब करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन होते ही आपको क्या मिला? आरएनए। अब ये आरएनए ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे, और ट्रांसलेशन से यहां भी बनेंगे एंजाइम। यहां स्पेसिफिक नाम ना देकर हमने कह दिया E1 E2 E3, एंजाइम 1 2 3 आपने यहां पर कह दिया। अब E1 E2 E3 हम देखें तो ये क्या प्रोसेस कर रहे हैं, यही सेल में एक रॉ मटेरियल आपको दे रखा है, कॉरिस्मिक एसिड। कॉरिस्मिक एसिड 5 स्टेप 1 2 3 4 5, इन 5 स्टेप को कंप्लीट करता हुआ फाइनली क्या बनाएगा? ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन का प्रोडक्शन हुआ। तो देखिए यहां जीन ऑन है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हुआ, यानी कि जीन ऑन। कब? जब ट्रिप्टोफेन की अगर हम मात्रा देखें तो सेल में कम है, तो सेल में जब कम है ट्रिप्टोफेन तो जीन ऑन हुआ और ट्रिप्टोफेन बना। तो ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन हम देखें तो एक तरह से एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ, क्योंकि यहां फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए लैक ऑपेरॉन को आपने कैटाबॉलिक कहा था क्योंकि लैक्टोज का ब्रेक डाउन हुआ, जबकि यहां ट्रिप्टोफेन का ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ट्रिप्टोफेन का सिंथेसिस फॉर्मेशन हुआ है। तो ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन एक तरह से एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो जब ट्रिप्टोफेन सेल में कम है, जीन ऑन। कैसे ऑन? पूरी आउटलाइन आपके सामने, रेगुलेटर ने बनाया प्रोटीन, प्रोटीन इनएक्टिव है, और इनएक्टिव है इसलिए ऑपरेटर पे नहीं जुड़ेगा। तो प्रमोटर पे कौन आगे जुड़ गया? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और पॉलीमरेज के आते ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और यहां 3 एंजाइम है, E1 E2 E3, जो कॉरिस्मिक एसिड से फाइनली क्या बना देंगे? यहां पर ट्रिप्टोफेन बनता हुआ आपको मिलना है। तो ये पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं ट्रिप्टोफेन बनते हुए। अब आप लीजिए सेकेंड कंडीशन, और सेकेंड कंडीशन कौन सी? जब ट्रिप्टोफेन यहां पर अधिक मात्रा में सेल में उपस्थित है ट्रिप्टोफेन, तो जीन ऑफ का हमने कैसे, वो इसी डायग्राम में आपको मिलेगा। लेकिन कंडीशन ध्यान रखें, यहां पर ट्रिप्टोफेन उपस्थित है ज्यादा मात्रा में, सबसे पहले वही रेगुलेटर आरएनए बनाएगा। प्रोटीन कैसा? एक्टिव या इनएक्टिव? वही इनएक्टिव, जैसे हमने कहा एपो रिप्रेसर, इनएक्टिव। लेकिन यहां मीडियम में या सेल में कौन उपस्थित है? ट्रिप्टोफेन। सेल में ट्रिप्टोफेन की मात्रा ज्यादा है, तो अब ये ट्रिप्टोफेन इसी एपो रिप्रेसर से बाइंड हो जाएगा। ट्रिप्टोफेन एपो रिप्रेसर से बाइंड हुआ और इसे एक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट कर देगा। ये जो निष्क्रिय है ये एक्टिव हो गया, सक्रिय। देखिए डिफरेंस, रेगुलेटर से बना आरएनए, आरएनए से इनएक्टिव प्रोटीन, इस इनएक्टिव प्रोटीन से कौन जुड़ा? ट्रिप्टोफेन, और ट्रिप्टोफेन ने इसे एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। अब एक्टिव है तो ये आसानी से बाइंड हो जाएगा कहां पर? ऑपरेटर पर। तो यहां अगर हम देखें तो इधर पॉइंट को आप लैक ऑपेरॉन से रिकॉल कर सकते हैं। लैक ऑपेरॉन में जो प्रोटीन बना था एक्टिव था, जैसे ही लैक्टोज जुड़ा वो इनएक्टिव हो गया। यहां बिल्कुल उल्टा है, यहां जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव है, निष्क्रिय है,
लेकिन जैसे ही ट्रिप्टोफेन जुड़ेगा ये इसको एक्टिव कर देता है। तो यहां ये एपो रिप्रेसर और ट्रिप्टोफेन को हमने कह दिया को रिप्रेसर, और दोनों मिलकर क्या बन गए, एक्टिव रिप्रेसर। यानी ये अकेला ऑफ नहीं कर सकता, ये भी ऑफ नहीं कर सकता, दोनों मिलकर रिप्रेसर का काम करेंगे। तो एपो रिप्रेसर प्लस को रिप्रेसर इज इक्वल टू एक्टिव रिप्रेसर, और ये एक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड हुआ। और अब ये बाइंड हुआ तो आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड नहीं कर पाएंगे, और बिना पॉलीमरेज एंजाइम के क्या स्ट्रक्चरल जीन में ट्रांसक्रिप्शन आपको मिलेगा? नो। और बिना ट्रांसक्रिप्शन कोई ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ, कोई प्रोटीन नहीं, कोई एंजाइम नहीं, इसका मतलब जीन ऑफ। जीन ऑफ ये कहा था हमने। तो जीन कब ऑफ हुआ? जब सेल में ट्रिप्टोफेन उपस्थित है। तो ट्रिप्टोफेन ही जीन को ऑफ कर रहा है, इसलिए इसे आपने कहा को रिप्रेसर। सो को रिप्रेसर और एपो रिप्रेसर दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? एक्टिव रिप्रेसर, जो जीन को ऑफ कर रहे हैं। तो यहां दोनों ध्यान रखें, जब आपके पास में ट्रिप्टोफेन नहीं थे तब तो आपने देखा कि जीन ऑन। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बना इनएक्टिव है, ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पाया, और इसलिए आरएनए पॉलीमरेज जीन ऑन कर देता है। लेकिन जब ट्रिप्टोफेन है सेल में, तो यही ट्रिप्टोफेन इस प्रोटीन से बाइंड होकर इसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और एक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर पे जाके जुड़ जाएगा। और अब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाए तो जीन आपको मिलना है ऑफ। ट्रिप्टोफेन के यहीं पर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स अब हम देखें, लैक ऑपेरॉन में भी आपने लिए थे। पहला, ये एनाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक प्रोसेस। रिकॉल करिए, लैक ऑपेरॉन को आपने कहा था कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि वहां लैक्टोज का ब्रेकडाउन हुआ था। यहां एनाबॉलिक हमने कहा क्योंकि यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है ट्रिप्टोफेन का, इसलिए इसे आपने कहा एनाबॉलिक। ये रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। रिकॉल करिए, लैक ऑपेरॉन को आपने कहा था इंड्यूसिबल। क्यों? क्योंकि वहां जीन ऑफ थे और उसे आपने ऑन किया था। ये रिप्रेसिबल है, यानी कि इसे आपने सप्रेस किया। जीन यहां पे कॉमनली किस मोड में मिलेंगे? ऑन। और ऑन से हम क्या करेंगे यहां? ऑफ। तो इसलिए इसे आपने क्या कह दिया? रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। एपो रिप्रेसर इनएक्टिव प्रोटीन था, यहां पर हमने देखा भी था। और को रिप्रेसर जो एक्चुअल में ट्रिप्टोफेन, इसे ही हमने कहा था को रिप्रेसर। एपो रिप्रेसर और को रिप्रेसर दोनों मिलकर बने थे, यहां पर एक्टिव रिप्रेसर बनते हुए देखे। ट्रिप्टोफेन ये भी नेगेटिव रेगुलेशन है। नेगेटिव का मीनिंग हमने कहा कि अगर रेगुलेटर प्रोटीन ऑपरेटर पे जुड़कर जीन को ऑफ करता है तो उसे हमने कहा था नेगेटिव रेगुलेशन। यहीं पर एक पॉइंट, ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ वर्क करता हुआ आपको मिलेगा। अब फीडबैक इनहिबिशन किसे कह रहे हैं हम? फिजियोलॉजी वगैरह में भी आप, या जो एंडोक्राइनोलॉजी टॉपिक है आपका, वहां भी आप ये पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, इस तरह के वर्ड। फीडबैक इनहिबिशन कि जीन का जो प्रोडक्ट है वही जीन को ऑफ करे, तो उसे हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। दे रखा है, जब किसी अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद, जीन का जो उत्पाद बना, स्वयं अपने सिंथेसिस को रोक देता है, तो उसे फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। देखिए, सेल में जब ट्रिप्टोफेन की मात्रा कम थी तो जीन ऑन हुआ, ट्रिप्टोफेन बनते गए। लेकिन जैसे ही ट्रिप्टोफेन ज्यादा बनने लगा, अब सेल में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यही ट्रिप्टोफेन अपने जीन को ऑफ करने में रोल प्ले करता है, को रिप्रेसर का काम कर रहा था। तो इसलिए ट्रिप्टोफेन को आप फीडबैक इनहिबिशन भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन, दोनों का एक कंपैरेटिव पॉइंट्स आप माइंड में ध्यान रखें कि लैक ऑपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन थे ZYA, जबकि यहां 5 आपको मिले EDCBA। लैक ऑपेरॉन कैटाबॉलिक प्रोसेस था, ये आपने देखा एनाबॉलिक प्रोसेस। लैक ऑपेरॉन इंड्यूसिबल जीन की तरह वर्क कर रहे थे, ये रिप्रेसिबल जीन या रिप्रेसिबल ऑपेरॉन की तरह वर्क करता हुआ आपको मिलता है। लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज इंड्यूसर का काम कर रहा है, जबकि ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन में ट्रिप्टोफेन को रिप्रेसर का काम करता हुआ आपको मिल रहा है। लैक ऑपेरॉन में आपने देखा लैक्टोज की उपस्थिति में जीन ऑन होता हुआ, जबकि यहां ट्रिप्टोफेन की उपस्थिति में जीन ऑफ होते हुए आपको मिल रहे। रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन टॉपिक हम देख रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में आपने जीन रेगुलेशन डिटेल में डिस्कस किया, लैक ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन को लेते हुए। अब यही जीन रेगुलेशन अगर आप यूकैरियोट्स में स्टडी करें, तो यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन एक्चुअल में काफी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, और डिटेल मैकेनिज्म यहां आपके मेंशन नहीं किया गया है।
एनसीईआरटी ने केवल वो स्टेप्स बताए जिन स्टेप्स पर यूकैरियोट्स में आप अपने जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो जीन कहां कहां रेगुलेट किया जा सकता है, एक बार पहले हम आउटलाइन देखें। यानी जीन ट्रांसक्राइब होकर आरएनए ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बना रहा है, तो कौन से स्टेप पर आप अपने जीन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, सेल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डीएनए, और यही डीएनए ट्रांसक्राइब करेगा और आपको मिलता है आरएनए, एचएनआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन के बाद इस आरएनए मींस की एचएनआरएनए को आप मैच्योर करते हैं, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग प्रोसेस हमने कहा था। तो स्प्लाइसिंग के बाद आपको मिलता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, यानी ये आरएनए अब मैच्योर है ट्रांसलेशन के लिए साइटोप्लाज्म में जाने के लिए। तो अब ये ट्रांसफर होगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम से अटैच होकर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करता है। यही आप बताते हैं यहां पर। तो ये कॉमन मैकेनिज्म ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में रन करता हुआ आप देखते हैं, ये प्रोटीन बना। अब यहां से लगाकर जो ये प्रोटीन बन रहा है, इनमें कई स्टेप्स हमने देखे हैं। एक तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एक स्प्लाइसिंग हुई, ये ट्रांसफर हुआ न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और फिर ट्रांसलेशन। तो इन स्टेप में से किसी भी स्टेप्स में आप अपने जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। प्रोकैरियोट में तो फर्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शनरी स्टेज में ही आप कंट्रोल करते हैं। लैक ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन, दोनों में हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन स्टेज को आप ऑफ करते यानी ब्लॉक कर देते ताकि जीन आगे प्रोटीन न बना पाए। यूकैरियोट्स में ये अलग अलग स्टेप्स है, इनमें से किसी भी स्टेप में जीन को रेगुलेट किया जा सकता है। तो यहां सबसे पहला अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के स्तर पर, यानी पहला ये आप बता रहे अनुलेखन, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर आप अपने जीन को रेगुलेट कर सकते हैं कि आप जीन ऑफ कर दें, आरएनए नहीं बनेगा, और बिना आरएनए के आगे ट्रांसलेशन प्रोटीन नहीं बन पाएंगे। ये पहला स्तर आपको दे रखा है यूकैरियोट्स में। सेकेंड, स्प्लाइसिंग में, कि अगर जीन ट्रांसक्राइब कर चुका है, यहां हम देखें कि अगर जीन ट्रांसक्रिप्शन कर चुका है, आरएनए बन गया, अब आप जीन को ऑफ करना चाह रहे हैं तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस को रोक दें। और जब स्प्लाइसिंग रोक देंगे तो स्प्लाइसिंग में हम बताते हैं इंट्रॉन्स को हम हटाते हैं, एक्सॉन्स को जोड़ते हैं, ये सारा प्रोसेस रुक जाएगा, तो भी आरएनए ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे सेकेंड लेवल पे। थर्ड, ट्रांसफर का है, एमआरएनए का केंद्रक से कोशिका द्रव्य में परिवहन, यानी ट्रांसफर ऑफ आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, कि यदि जीन ने आरएनए बना लिया, आरएनए स्प्लाइसिंग भी हो चुका है, अब आरएनए कहां जाएगा, साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होगा। तो हम इसके ट्रांसफर को रोक दें, इसे आगे न बढ़ने दें, तो क्या आरएनए ट्रांसलेट कर पाएगा? नो। तो एक ये स्टेप भी है। और फिर लास्ट फोर्थ स्टेप आपको मिलता है ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन कि आप चाहे तो अगर आरएनए आ गया, जैसे जीन आरएनए बना चुका है, आरएनए स्प्लाइसिंग भी हो गई, आरएनए साइटोप्लाज्म में भी आ गया, और अब अगर साइटोप्लाज्म में आ जाए तो आप ट्रांसलेशन को रोक दें। इस स्टेप को रोककर भी आप अपने जीन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यूकैरियोट्स में आपको याद रखने ये 4 मेन स्टेप्स है जहां पर जीन का रेगुलेशन किया जा सकता है, और काफी सिंपल स्टेप है। मॉलिक्यूलर में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आप पढ़े भी है, तो काफी सिंपल स्टेप। पहला, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हम रोक सकते हैं, दूसरा स्प्लाइसिंग लेवल पे, तीसरा आरएनए जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो तो वहां, और या फिर लास्ट आपको मिलता है ट्रांसलेशन लेवल पे, आप कहीं पर भी अपने जीन को स्टॉप कर सकते हैं, जीन को रेगुलेट कर सकते हैं, उसका नियमन किया जा सकता है। प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट में लैक ऑपेरॉन जो हमने डिस्कस किया वो इस लेवल पे था, यानी प्रोकैरियोट में अगर हम प्रेफरेंस देखें तो ट्रांसक्रिप्शन स्तर पर आप अपने जीन को रेगुलेट कर सकते हैं, और यूकैरियोट्स में ये 4 स्टेप्स आपको दे रखे हैं। क्लियर?